स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हाय एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर। एंड मेरा नाम है भंवर सिंह सुरैया, एक्स इंडिया 115 कोर्स और साथ ही साथ आई क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज इन 2012। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑप्शनल के चैनल पर। एंड यहां पर हम बात करेंगे आपका पबैड की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां पर हम जानेंगे कि गवर्नेंस एक्चुअली में होता क्या है। और साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्लास सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो आपका जीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अच्छी चीज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओवरलैप बहुत करता है। इसके ओवरलैपिंग की बात करूं तो आज का जो चैप्टर है यानी कि गवर्नेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां से आपको 3 से 6 क्वेश्चंस आपको मेंस के जीएस पेपर 2 में आसानी से मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल। क्योंकि यहां पर जो गवर्नेंस है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी का हाईएस्ट यील्ड आपका टॉपिक आप कह सकते हैं, जहां पर पेपर 2 जो आपका है जीएस का, वहां पर 3 से 6 क्वेश्चन हर साल आपका गवर्नेंस से पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो अल्टीमेटली जो जीएस 2 है यहां पर गवर्नेंस जो है वो आपका लगभग 1/3 आपके मार्क्स डिसाइड करती है 250 में से। तो आप समझ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हम बात करें आपका पब्लिक एड के ऑप्शनल पेपर 1 में, ये आपका डायरेक्टली गवर्नेंस थ्योरी के ऊपर है। एंड मोस्टली 40% आपका जो पूरा पेपर है पबैड का पेपर 1 वो आपको गवर्नेंस में दिखेगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये ऐसा टॉपिक है आपका यूपीएससी का कि जो आपको 3 टाइम्स आपका पे करता है ना। आप एक बार पढ़ते हैं लेकिन ये आपको 3 जगह पे करता है। आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको जो है आपको यू विल फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, एमसीक्यूज जीएस पेपर 2 में, और पूरे आपका एंटायर जो पबैड ऑप्शनल है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं हमेशा कहता हूं कि इसका जो ओवरलैपिंग है ना वो इतना है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोर्स में हम क्या पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ रहे थे आपका अबाउट द अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज, साथ ही साथ हमने बात करी आज जो है वी वर टॉकिंग अबाउट एथिक्स। सो नॉर्मली हम एथिक्स की बात करते हैं जीएस पेपर 4 में, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके इंटीग्रल पार्ट के साथ पढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो वहां पर एथिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की तो यहां पर जीएस पेपर 2 इन्वॉल्व हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप देखें तो एक बहुत ही वास्ट ओवरलाइंग आपका सब्जेक्ट बन जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं आपका, तो अल्टीमेटली गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये आपका कैसे अलग होता है। हम अलग अलग बातें करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, हम बात करते हैं आपका गवर्नेंस की या फिर गुड गवर्नेंस की भी। तो तीनों में आपका क्या फर्क है? तीनों में फर्क अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा है कि बेसिकली गवर्नमेंट वो आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आ जाते हैं, और अल्टीमेटली ये लीगल अथॉरिटी है जो कि आपका कोई भी कानून बना सकता है और उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। फिर अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो ये प्रोसेस है। ठीक है, ये तो आपका क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन गवर्नेंस वो आपका प्रोसेस है जहां पर आपका डिसीजंस लिए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन किया जाता है कि किस प्रकार से आपका पावर है वो आपका एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें आपका स्टेट के साथ साथ मार्केट और सिविल सोसाइटी, ये तीनों ही आपका फैक्टर आपका शामिल हो जाते हैं। अब जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये वो गवर्नेंस है जो कि पार्टिसिपेटरी है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जहां पर कि आपको अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, रूल ऑफ लॉ को वो आपका फॉलो करता है और इफेक्टिव है और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव है। तो वही आपका गुड गवर्नेंस आपका कहलाता है। तो बेसिकली गुड गवर्नेंस को हम स्मार्ट के साथ भी आपका जोड़ते हैं कि जहां पर बेसिकली जो गवर्नेंस है वो आपका प्रॉपरली आपका ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो है वो आपका दिखाई पड़ता है, उसी को आपका गुड गवर्नेंस कहा जाता है। और वही आपका यहां पर चेंजेस या आप कह सकते हो कि क्या आपके जो है डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें आपका गवर्नेंस की तो ये आपका ऐसे ही नहीं उभरा। ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट फेज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको बता दूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही नया सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम जो है काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है आपका एक एस्से के साथ। ठीक है, 1887 में आपका लिखा गया एक एस्से जो वुडरो विल्सन ने लिखा, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, जिसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट उसका ओरिजिन हुआ। यहां पर अगर बात करते हैं आपका, तो गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस का कंसेप्ट आपका कैसे इमर्ज हुआ, तो वो भी आपका क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका वी हैड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे वैसे ही हमारा जो है जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है वो भी आपका डेवलप हुआ। सबसे पहले आपका ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जो लगभग आपका 1980s तक आपका रहा।
ये जो आपका ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन था या ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ये डील करता था आपका रूल बाउंड प्रोसेसेस से। तो ये रूल बाउंड था, आपका ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपका हायरार्कियल थी। एंड साथ ही साथ वुड्रो विल्सन ने आपका इसकी शुरुआत की आपका पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आपका एक अलग ब्रांच बताकर, एंड यहां पर ब्यूरोक्रेसी के लिए जो मैक्स वीबर है उन्होंने लीगल रैशनल अथॉरिटी या फिर लीगल रैशनल आपका सैंक्शन दिया पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को। फिर उसके बाद आता है आपका टाइम पीरियड जो कहा जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो 1980s से 1990s में रहा। और यहां पर बेसिकली मार्केट से आपका रिफॉर्मेशंस लिए गए, मार्केट को इंटीग्रेट किया गया, जहां पर कहा गया कि भाई एफिशिएंसी जो है वो आपका लाई जानी चाहिए इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद प्राइवेटाइजेशन, और सिटीजन को आपका यहां पर कस्टमर के तौर पर रखा गया। यहां पर ऑसबर और गेबलर ने आपका री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट का आपका टर्म दिया व्हेन इट कम्स टू द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है 2000 में। 2000 के आसपास जो है आपका एक टर्म आपका प्रचलित होने लगा, एंड दैट वाज न्यू पब्लिक गवर्नेंस। बेसिकली यहां पर अभी तक सिर्फ मार्केट आपका जो है वो इंक्लूडेड किया गया था, लेकिन जब न्यू पब्लिक गवर्नेंस की बात करते तो इट वाज बेसिकली अ नेटवर्क्ड एंड कोलैबोरेटिव मॉडल, जहां पर ना सिर्फ मार्केट बल्कि आपका स्टेट और सिविल सोसाइटी वो सभी आपका एक को प्रोड्यूसर ऑफ द पब्लिक वैल्यू के तौर पर आपका समझे जाने लगे। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो न्यू पब्लिक गवर्नेंस में एक कोलैबोरेटर के तौर पर आपका कन्वर्ट हो गई, जो आपका इस समय पर आपका 3 फैक्टर्स के बीच में कोलैबोरेशन स्थापित आपका कर रही है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल एरा गवर्नेंस एज वेल, जो 2010 से लेकर और आज तक है, जहां पर डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म बेस्ड डिलीवरी की आपका बात होती है, चाहे वो डीपीआई है, चाहे एआई इनेबल्ड सर्विसेज डिलीवरी है, होल ऑफ गवर्नमेंट इंटीग्रेशन है, इनकी बातें होती है। तो दिस इज हाउ वी हैव द गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो कि आपका चेंज हुआ राइट फ्रॉम द ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द डिजिटल एरा गवर्नेंस एज वेल। तो हम बात करेंगे आपका इन सभी चीजों की आगे बढ़ते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है दैट आई एम टेकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी आईक्यू, और आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। ये बाइलिंगुअल बैच है और अभी आपके पास मौका है कि आपको जो है 50% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल दी यूपीएससी कोर्सेज। यहां पर एक और चीज है, जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूं तो इट इज ऑल अबाउट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट अबाउट द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। हम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक लैंग्वेज का इस्तेमाल यूपीएससी नहीं करता है, तो हम ही क्यों करें। सो इसीलिए अगर मैं बात करूं आपका, तो ओवर हियर यू विल फाइंड द डिफरेंस दैट इज हियर, जो कि ये पूरा कोर्स जो है वो आपका डिजाइन किया गया है सिर्फ यूपीएससी एंगल के साथ, ठीक है, जहां पर पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 का। हम उनको सेपरेट बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनको इकट्ठा पढ़ते हैं, ताकि हम पेपर 1 को आपका जो है देख सके विद द लेंस ऑफ पेपर 2 एज वेल। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरी चीज जो आपको मिलेगी दैट इज दैट यू गेट द सिंगल पेज नोट्स, ठीक है, जो रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड अल्टीमेटली आई प्रोवाइड देम अलोंग विद द क्लास पीडीएफ एज वेल। तो क्लास पीडीएफ के साथ आपके पास एक सिंगल पेज नोट्स भी आपके साथ जो है वो ऐड होते चले जाते हैं, एंड प्लस वी डिस्कस द क्वेश्चंस इन द क्लासरूम इटसेल्फ, जहां पर मैं आपको आपके क्वेश्चंस भी देता हूं और आपके क्वेश्चंस भी आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। सो यू आर गेटिंग द 50% ऑफ ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, और आप यूज कर सकते हैं BRS लाइव, दैट इज द कोड, और इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 50% ऑफ जरूर मिलेगा। लेकिन ये मौका आपके पास सिर्फ 10 जुलाई तक है, और उसके बाद फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। अब अगर बात करते हैं आपका गवर्नेंस फ्रेमवर्क की, तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आपका 8 प्रिंसिपल्स दिए ऑफ द गुड गवर्नेंस। अब ये 8 प्रिंसिपल कौन कौन से है? 8 प्रिंसिपल है कि आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड आपका गवर्नेंस हो, एंड इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के साथ साथ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपका होनी चाहिए। और ये 8 आपके प्रिंसिपल्स थे जो गुड गवर्नेंस के लिए यूएनडीपी ने दिए। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने आपका वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर सेट किए फॉर मेजरिंग द गवर्नेंस, जहां पर आपका पहला इंडिकेटर था आपका वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली कि किस तरीके से आपका सिटीजन जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इनटू द गवर्नेंस, एंड दैट वाज इन सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट, और फ्री मीडिया आपका वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है, इनके बेसिस पर आपका जो है देयर वाज द फर्स्ट पिलर दैट वाज गिवन या इंडिकेटर जो कि वर्ल्ड बैंक ने दिया। फिर दूसरा इंडिकेटर था अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वहां पर आपका डिस्टेबलाइजेशन वहां पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंट मींस के साथ, दैट वाज द सेकंड इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर था आपका गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस,
कि आपका गवर्नमेंट जो है वो आपका कितने इफेक्टिव है, या क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी कितने इफेक्टिव है इनटू द जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड दैट वाज द थर्ड पिलर। फिर उसके बाद फिर आपका रेगुलेटरी क्वालिटी की किस प्रकार से आपका गवर्नमेंट जो है वो आपका डिजाइन और इंप्लीमेंट करती है साउंड पॉलिसीज को, तो वो आपका यहां पर एक इंडिकेटर के तौर पे लिया गया। देन रूल ऑफ लॉ एज वेल, वेयर ये कहा गया कि बेसिकली जो आपका रूल्स है, रूल्स ऑफ द सोसाइटी, जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है उसमें सिटीजन्स का कितना कॉन्फिडेंस है उसको आपका जज किया गया, एंड अल्टीमेटली द कंट्रोल ऑफ करप्शन एज वेल। तो यहां पर अगर आप देखें तो टोटल आपका 6 डायमेंशंस यूज किए गए, या 6 इंडिकेटर्स आपका यूज किए गए, जिनको हम क्लब कर सकते हैं इनटू ब्रॉडली 3 ऑफ द डोमेन्स, कि किस तरीके से आपका गवर्नमेंट जो है वो आपका सेलेक्ट की जा रही है, ठीक है, कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आपका सेलेक्ट हो रही है, एंड अल्टीमेटली सेलेक्ट होने के बाद दैट इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है और कैपेबिलिटी कितनी है, एंड अल्टीमेटली इफ देयर इज रेस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशंस। इन 3 आपका डायमेंशन पर वर्ल्ड बैंक ने आपका वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स जो है वो आपका रिले किए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, जिसमें वी हैव लेजिस्लेचर। जहां पर अगर मैं बात करूं आपका, तो बेसिकली इसका काम है आपका लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग है जहां पर आपका कानून है उनको बनाया जाता है, तो उससे पहले डेलिब्रेशंस होते हैं, उससे पहले आपका वाद विवाद होते हैं, और साथ ही साथ लेजिस्लेचर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने आपका पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय द लेजिस्लेचर एज वेल, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोशंस रेज किए जाते हैं, और कमिटी सिस्टम है जिसके थ्रू आपका एग्जीक्यूटिव की जवाबदेहिता या उत्तरदायिता वो आपका बनती है टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर, जिसको कहा जाता है विधायिका। इसी के साथ साथ देन वी हैव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है इसका काम है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि आपका जो नियम है, नियमों का आपका जो है उनको बनाना, उनको इंप्लीमेंट कराना, और साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज है वो इसका परमानेंट और प्रोफेशनल आर्म है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है हमारे यहां पर 2 है, ठीक है, वी हैव टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ वी हैव परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो दोनों में फर्क क्या है? जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है ये आपका चुने जाते हैं, यानी कि दे आर दी मिनिस्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो मिनिस्टर्स को आपका टेम्पररी एग्जीक्यूटिव माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, जबकि जो सिविल सर्विसेज है जिसको आप ज्वाइन करेंगे आगे जाकर, तो सिविल सर्विसेज जो हमारे यहां पर है वो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। बेसिकली एक बार चुने जाने के बाद जब तक कि आपका कोई मेजर ही ऐसा कॉज ना हो तो आप अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक मतलब आपका प्रमोशन भी होता है ऑब्वियसली। सो अल्टीमेटली जब तक आपका रिटायरमेंट ना हो तब तक आप रहते हैं, तो देन इट बिकम्स द परमानेंट आर्किटेक्चर ब्रांच ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फिर जुडिशरी है। जुडिशरी का मेजर काम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना, आपका जुडिशियल रिव्यू और साथ ही साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये आपका एक तरीके से गार्जियन के तौर पर एक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर के। एंड अगेन जुडिशरी इज वेयर जहां पर आपका नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उसका आपका जो विवाद है उसका निपटारा वो जुडिशरी के थ्रू होता है। देन देयर इज फेडरल स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। अगर मैं बात करूं हमारे यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर आपका यूनियन स्टेट और लोकल डेवोल्यूशन किया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट से। आपका जो गवर्नेंस है उसको आपका ग्रास रूट लेवल यानी कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज तक आपका पहुंचाया गया। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो हमारे यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जो पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन था वो आपका 1966 से 1970 के बीच में रहा, जिसके चेयरमैन थे आपका मोरारजी देसाई। बाद में इसके चेयरमैन बने आपका के हनुमंतैया। एंड अल्टीमेटली इसने आपका 20 रिपोर्ट्स आपका पब्लिश की, साथ ही साथ 537 रिकमेंडेशंस दिए। इसका जो कोर फोकस था वो था आपका रिक्रूटमेंट के रिफॉर्म्स के ऊपर। इसका कोर फोकस था आपका यूनिफाइड क्लास 1 एग्जाम के ऊपर और फाइनेंशियल और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये आपका फोकस था। इसका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया 2005 से 2009 के बीच में ये आपका रहा, जिसके चेयरमैन पहले आपका वीरप्पा मोइले थे, लेकिन बाद में इसके चेयरमैन वी रामचंद्रन आपका बने और इसने आपका 15 रिपोर्ट्स आपका दी। इसका जो कोर फोकस था वो था आपका सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, आरटीआई, ई गवर्नेंस और एथिक्स और क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ साथ लोकल गवर्नेंस के ऊपर इसका मेजर फोकस था। सो जब हम बात करते हैं आपका सेकेंड एआरसी की, या ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके आपका 15 रिपोर्ट्स थी। जो पहली थी वो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर थी, फिर सेकेंड थी आपका अनलॉकिंग
ह्यूमन कैपिटल यानी कि नरेगा के ऊपर, फिर तीसरी रिपोर्ट आपका क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर थी, फिर फोर्थ रिपोर्ट आपका जो है वो एथिक्स एंड गवर्नेंस के ऊपर थी। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर 4 में भी आपका एथिक्स की बात होती है। फिर पांचवी आपका पब्लिक ऑर्डर, फिर लोकल गवर्नेंस, फिर साथ ही साथ आपका कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉम्बैटेड टेररिज्म, साथ ही आपका सोशल कैपिटल, अ शेयर्ड डेस्टिनी, रिफॉर्बिशिंग द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, promoting e-governance, citizen-centric administration, organizational structure और the strengthening financial management और state and district administration। So ये आपका 15 रिपोर्ट दी गई आपका जो है जो सेकेंड ARC कमीशन था। फर्स्ट रिपोर्ट थी आपका RTI एक्ट के ऊपर एंड अल्टीमेटली RTI एक्ट 2005 की अगर मैं बात करूं आपका तो दिस इज मास्टर की फॉर द गुड गवर्नेंस, क्योंकि अल्टीमेटली इससे पहले क्या था कि आपका एक सीक्रेसी थी। देयर वाज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से आपका क्या होता था कि कोई भी अगर जो जानकारी थी वो लेनी होती थी आपका गवर्नमेंट से तो वो आपका डिस्क्लोज नहीं की जाती थी। कह दिया जाता था भाई ये आम आपको नहीं दे सकते क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो आरटीआई ने उसको बदला, जो सीक्रेसी थी सीक्रेसी को चेंज किया आपका डिस्क्लोजर में, जहां पर कि जो सिटीजन है वो कोई भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपका डिमांड कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के साथ ही साथ सेकेंड एआरसी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में आपका कहा कि ये आपका मास्टर की है टूवर्ड्स द गुड गवर्नेंस एंड सेक्शन 4 जो है वो आपका मैंडेट करता है कि प्रोएक्टिव सो मोटर डिस्क्लोजर आपके किए जाए डिपार्टमेंट्स के द्वारा एंड अल्टीमेटली इसको एनफोर्स किया गया सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के, जहां पर कि आपका उनके पास पेनल्टी की पावर्स भी है। बट एट द सेम टाइम जो आपका आरटीआई है ये तो स्टिल कंटेस्टेड, क्योंकि आज अगर आप देखें तो पेंडेंसी काफी आपका बढ़ चुकी है, अपील्स की वैकेंसी आपका है देयर इन द इंफॉर्मेशन कमीशन। और अभी हाल फिलहाल में जो आपका 2019 का अमेंडमेंट किया गया तो इसके द्वारा आपका जो है एक आप कह सकते हो जो कमिश्नर्स इंडिपेंडेंस है वो आपका कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट की गई, जो कि आपका लाइव डिबेट के तौर पर भी आपका आज भी इसको डिबेट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जब बात करें आपका तो सिटीजन चार्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सिटीजन चार्टर जो इंट्रोड्यूस हुए ये आपका यूके से लिए गए और अल्टीमेटली जो सिटीजन चार्टर है वो एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट है जहां पर जो सर्विस स्टैंडर्ड्स है उनको आपका लेट डाउन किया गया, टाइमलाइंस दी गई और साथ ही साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया गया कि अगर आपकी जो सर्विस है वो नहीं मिलती है तो आप किस प्रकार से आप अपनी जो है जो परेशानी है या ग्रीवांस है उसको आप रेज कर सकते हैं। इसी के साथ सेवोत्तम मॉडल आपका जो है वो अपनाया गया। तो सिटीजन चार्टर जो है यहां पर सही तरीके से आपका पूरी तरीके से कि क्या आपका डिलीवरी है, आपका क्या स्टैंडर्ड्स है उन डिलीवरी के, जो सर्विस डिलीवरी है पब्लिकली वो आपका डिस्क्लोज किए गए। इसी के साथ साथ पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम आपका अपनाया गया जो कि एक्सेसिबल है, टाइम बाउंड कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है वो आपका ऐड किया गया। एंड अल्टीमेटली जो सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी है उसके लिए जो स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोसेस कैपेसिटी है वो आपका इंक्रीज किया गया ताकि अल्टीमेटली जो प्रॉमिस है वो आपका डिलीवर किया जा सके। आज टेक एरा में वी टॉक अबाउट डिजिटल गवर्नेंस या फिर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं और अल्टीमेटली ई गवर्नेंस क्या है, जहां पर हम आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करती है ताकि वो सर्विसेज को डिलीवर कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, साथ ही साथ वो आपका स्टैंड अलोन सिस्टम्स को आपका इंटीग्रेट कर सके ताकि आपका गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू इंटर एजेंसी जो रिलेशनशिप है वो आपका डेवलप हो सके। अगर ई गवर्नेंस के आपका पूरी टाइमलाइन की बात करें तो 1987 में आपका जो है निकनेट जो इंडिया का नेशन वाइड गवर्नमेंट नेटवर्क था वो आपका एस्टैब्लिश किया गया। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपका जो है वो आपका लेट डाउन किया गया जहां पर 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो है वो आपका इनिशिएट किए गए। इन 2015 आपका डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया जहां पर 3 विजन एरियाज और 9 पिलर्स पर ये आपका बेस था। एंड 2026 में आज हम बात कर रहे हैं एआई इनेबल्ड सर्विस डिलीवरी और यूनिफाइड डीपीआई स्टैक मैच्योरिंग की भी। सो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं आपका तो देयर आर 4 इंटरेक्शन मॉड्यूल जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक ही मॉड्यूल नहीं है कि गवर्नमेंट और आपके बीच में एक मॉड्यूल है। देयर आर 4 मॉड्यूल्स जहां पर पहला है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, लाइक फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर है या पासपोर्ट सेवा है या फिर उमंग ऐप है, ये आपका डेवलप किए गए ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली जो है सिटीजन्स के पास आपका पहुंच सके और सिटीजन्स जो है वो इजीली आपका उन सर्विस को आपका यूटिलाइज कर सके।
फिर देन देयर इज गवर्नमेंट टू बिजनेस, जहां पर आपका गवर्नमेंट जो है वो आपका बिजनेस के लिए आपका एक्ट कर रही है, बिजनेस के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म आपका प्रोवाइड करा रही है थ्रू ई गवर्नेंस मॉडल। एंड यहां पर आप देख सकते हैं आपका जीएसटी पोर्टल है, जीईएम है गवर्नमेंट का, ई मार्केट प्लेस और MCA 21, ये वो आपका सेक्टर्स है जहां पर गवर्नमेंट ने आपका मार्केट के लिए इजी वे आउट या आप कह सकते हो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपका दी। देन वी हैव गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल PFMS है, ई ऑफिस है या खतौनी डिजिटाइजेशन है। यहां पर आपका गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने आपका नीचे की लेवल के गवर्नमेंट्स के लिए भी आपका जो है एक इजी वे ऑफ एक्सेस दिया, सो दैट कि वो सर्विसेज आपका आसानी से प्रोवाइड करा सके। एंड देन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपका कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं अपने एम्प्लॉयज यानी कि पब्लिक ऑफिसर्स के लिए भी आपका क्या कर रही है, वो उनके लिए भी आपका न्यू इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे आपका IGOT कर्मयोगी ना। ये अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म को आपका इनिशिएट किया गया ताकि आपका जो है ट्रेनिंग है, स्किल्स को इंपार्ट किया जा सके, और जो रूल बेस्ड गवर्नेंस है, जो रूल बेस्ड आपका जो सरकार काम करती है, उसको आपका रोल बेस्ड गवर्नेंस में आपका चेंज किया जा सके। ऐसी EHRMS है और आपका स्पैरो है, स्पैरो जिसके थ्रू आज आपका 360 डिग्री फीडबैक लिया जाता है, आपका अप्रेजल होता है जब आप जो है सर्विस में चले जाते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं। तो ये सभी आपका देख सकते हैं, दीज आर द मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल्स जहां पर आप ई गवर्नेंस मॉडल्स को आप देख सकते हैं डायरेक्टली। इसी के साथ साथ आपका जो है व्हेन इट कम्स टू द ई गवर्नेंस या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वी मूव्ड अहेड टुवर्ड्स द जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी की बात करें तो ये आपका यहां पर यूनिवर्सल बैंक एक्सेस दिया गया जनधन योजना के साथ। देन देयर वाज यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी जो क्रिएट की गई आपके आधार के साथ, और मोबाइल जहां पर एक कनेक्टिविटी लेयर जो है वो आपका बनाई गई। आज अगर मैं बात करता हूं तो आइडेंटिटी की आप देखेंगे कि आधार में 140 करोड़ से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं, और ये फाउंडेशन है आपका ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर आपका पेमेंट जो है वो आपका यूपीआई से की जाती है, जहां पर रियल टाइम आपका इंटर ऑपरेबल पेमेंट्स होती हैं एट द पॉपुलेशन स्केल, जहां पर जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में आपका ट्रांसफर की जाती है, और डेटा जो है वो आपका उसके लिए डिजिलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो आपका यूज किए गए, ताकि जो कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग है वो आपका की जा सके। तो ये आपका DPI मॉडल है जो कि ओपन है, इंटर ऑपरेबल है और मिनिमलिस्टिक है, और ये अब इस समय पर आपका काफी सारे देशों के द्वारा, जो बाकी डेवलपिंग नेशंस है वो आपका इसको स्टडी कर रहे हैं और इसको एडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये आपका इंटर ओवरलैप करता है आपका GS2 और IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के आपका क्वेश्चंस के साथ। नाउ साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो बेंचमार्क जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया गया 2019 में आपका DARPG ने यहां पर आपका एक बाइनियल एक्सरसाइज आपका लॉन्च की गई, एंड दैट वाज ऑन द गुड गवर्नेंस डे, जो कि आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सो दिस इज वाजपेयीज बर्थ एनिवर्सरी, जिस दिन आपका जो है गुड गवर्नेंस डे जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया गया। एंड ऑल्सो यहां पर एक बाइनियल एक्सरसाइज जो है वो शुरू की गई, एंड दैट वाज GGI या गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, जहां पर आपका 10 सेक्टर और 50 से ज्यादा इंडिकेटर्स जो है वो आपका कवर की गए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, या फिर आपका HRD है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो आपका 10 सेक्टर और 50 से ज्यादा इंडिकेटर्स जो है उनको आपका इंप्लीमेंट किया गया। एंड अगर आप देखें तो 2019 और 2021 के एडिशंस में आप देखेंगे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये टॉप बिग स्टेट्स में है। और जो नेक्स्ट आपका एडिशन है, इसमें आपका नए असेसमेंट साइकिल्स जो है वो आपका यूटिलाइज की जाएंगी 2025 और 26 के बीच। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपका गवर्नेंस के लिए आपका DGGI जो है वो आपका लॉन्च किया गया, या डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये आपका नेक्स्ट जनरेशनल बेंचमार्क है DRPJ का, जो आपका यहां पर अगर हम देखें तो जो GGI फ्रेमवर्क है उसको मेजर करेगा डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये आपका सबसे पहले रोल आउट किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया गया आपका गुजरात के 33 जिलों में, और 65 इंडिकेटर्स आपका यूज किए गए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी ये 75 डिस्ट्रिक्ट में और 68 इंडिकेटर्स के साथ आपका लॉन्च किया गया है। यहां पर सेम 10 सेक्टर लॉजिक जो है वो आपका यूज किया गया है, लेकिन यहां पर स्टेट स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को आपका अपनाया गया है,
और ये आपका एक हेल्दी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन को आपका जो है इंक्रीज करेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपस में कंपीट करेंगे कि भाई इंडिकेटर्स में या फिर आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मेरे को ऊपर आना है। ठीक है, देयर विल बी अ डाटा ड्रिवन रोड मैप फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल, जहां पर वो आसानी से ये देख पाएंगे कि बेसिकली कौन सेक्टर्स में और किन किन सेक्टर्स में उनको इंप्रूव करना है एंड कहां पर वो अच्छा कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज अ गुड कंसेप्ट, जहां पर जो जीजीआई है यानी कि गुड गवर्नेंस इंडिकेशन को या इंडिकेटर्स को इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका लेकर जाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो गवर्नेंस इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट, गवर्नेंस इज बेसिकली बियॉन्ड गवर्नमेंट एज वेल, जहां पर मैंने आपको बताया कि गवर्नेंस में आपका वी हैव पब्लिक, वी हैव द सिविल सोसाइटी, वी हैव द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ आपका मार्केट फोर्सेस आपका जो है वो इनकलकेट होती हैं। तो यहां पर इट इज अबाउट द एनजीओज। तो अगर आज हम बात करते हैं एनजीओज की, तो आप देखोगे चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ केयर है, या फिर आपका राइट्स एडवोकेसी भी है, यहां पर आपका सर्विस डिलीवरी जो है वो निभा रहे हैं आपका एनजीओज, एंड दे आर लास्ट माइल रीच, जहां पर आपका स्टेट कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ आपका एसएचजीज यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ग्रास रूट फाइनेंशियल इंक्लूजन है और जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है, वो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आया, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आर्किटेक्चर, उसको आपका अच्छे तरीके से आपका अपनाया गया बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट यू विल सी। इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज आप देख सकते हैं गवर्नेंस में, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी है या फिर आपका जो है सीएसआर फंडेड डेवलपमेंट है। सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका दी गई, एंड मार्केट बेस्ड सर्विस इनोवेशन जो है वो आप देख सकते हैं इन इंडिया। एंड देन सिटीजन और मीडिया भी आपका दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, जहां पर सोशल ऑडिट है, जहां पर आरटीआई यूज है या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनफॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो आपका सेटअप करते हैं इनटू दिस सिस्टम। एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द गुड गवर्नेंस, ऐसा नहीं है कि इसको आपके चैलेंजेस नहीं है, देयर आर पर्सिस्टेंट चैलेंजेस दैट व्हेन कम्स टू द गुड गवर्नेंस, क्योंकि देयर इज इंप्लीमेंटेशन गैप, जहां पर रिपोर्ट्स और फ्रेमवर्क्स तो आपका एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन देयर इज द एग्जीक्यूशनल लैग और अल्टीमेटली पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जिसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता या फिर आपका इंप्लीमेंटेशन में आपका गैप्स आ जाते हैं। इसी के साथ साथ आपका करप्शन और रेंट सीकिंग है आपका, डिस्पाइट दैट देयर इज आरटीआई या लोकपाल या फिर एंटी करप्शन लॉज, और आज भी अगर आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेसी इज स्टिल करप्ट। एट द सेम टाइम देयर इज सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फ्रिक्शंस, जो कि होते हैं आपका कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में, वीक कैपेसिटी है आपका लोकल बॉडीज की, क्योंकि अगर मैं लोकल बॉडीज की बात करूं तो आपके 73rd और 74th अमेंडमेंट तो लाए गए, लेकिन एट द सेम टाइम दिस वाज वेयर की इन ऑर्गेनाइजेशन को आपका एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन इनको आपका जो है दे वर नॉट गिवन द टीथ टू बाइट। सो अल्टीमेटली जो फाइनेंस है उसके लिए आज भी आपका जो है लोकल बॉडीज को आपका डिपेंड रहना पड़ता है स्टेट के ऊपर, और यही आपका कारण है कि आज भी जो पंचायती राज या ग्रास रूट लेवल जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो आज भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। देन देयर इज डिजिटल डिवाइड, जहां पर इक्विटेबल एक्सेस जो है वो आपका लिमिट कर देता है ई गवर्नेंस के गेन्स को। सो डिजिटल डिवाइड है, या आप कह सकते हैं डिजिटल लिटरेसी जो है वो आपका काफी कम है या मिनिमम है, एंड डाटा प्राइवेसी और सर्विलांस कंसर्न्स जो है वो आपका है, जिसकी वजह से आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका स्केल अप नहीं हो पाता। एंड दीज आर द सर्टेन चैलेंजेस दैट द गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस इट फेसेस टुडे। सो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि क्या आपका गवर्नेंस है, क्या गुड गवर्नेंस है, और कैसे वो फ्रेमवर्क आपका इंप्लीमेंट किया गया है आपका इन इंडिया। एंड दैट वुड बी ऑल इन टुडे सेशन, बट एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल मैं आपका लेता हूं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ। ठीक है, मैं अपने बारे में भी बता दूं, ऑल्दो मैंने शुरुआत में भी बताया था, बट लेट मी टेल यू दैट आई हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज इन 2012। 2012 में जब मैंने क्वालिफाई किया IAS एग्जाम को, तो आई हैड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑप्शनल, और मैंने इसको काफी डीप आपका पढ़ा है, और अल्टीमेटली आई हैव mentored lots of students in public administration। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आप इस बैच को, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द 50% ऑफ, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोड दैट इज BRS Live। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर। आई विल सी यू इन द बैच। सो तब तक अपना ध्यान रखें, एंड अल्टीमेटली डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, ताकि वो समझ सके कि आपका गवर्नेंस है क्या, और ना सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज करना चाहते हैं,
उन बच्चों को भी जो आपका यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपका यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको 3 से 6 क्वेश्चन गवर्नेंस पर ही आपका मिलते हैं हर साल। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को जरूर अगर आपको अच्छा लगा है, एंड अल्टीमेटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप आगे जब भी मैं लाइव आऊं तो आप मेरे को जो है मिस ना करें। सो दैट वुड बी ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।